हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस धमाकेदार सीरीज के पार्ट 3 में। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो कहानी का असली मजा लेने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर उन्हें जरूर देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि आगे आने वाले किसी भी धांसू वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक और रोमांचक एपिसोड। फाइट के बाद तुम्हें एक रेयर हर्ब मिलती है। जैसे ही किंग जू उस हर्ब को देखती है, वह चौंक जाती है और आश्चर्य से बोलती है, अरे, ये तो बोन फ्लरिश ग्रास है। यह हड्डियों को ताकत दे सकती है और सीनियर मार्शल आर्टिस्ट्स तक के लिए ब्रेक थ्रू करने का एक प्रमुख जरिया है। तुम उसे उसकी तरफ उछाल देते हो। छोटी शैतान, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हील करने के लिए इसे ले लो। अगली बार अगर तुम इतनी लापरवाह हुई तो तुम खुद भेड़ियों का खाना बन जाओगी। तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुम्हारी हेल्प करना भी नामुमकिन है। तुम वहां से जाने लगते हो और किंग ज्यू उस हर्ब को एकदम भौचक्की होकर देखती है। मन में सोचती है, इस कमीने ने सच में मुझे इतनी बेशकीमती मेडिसिन दे दी। तुम घर आकर उस भेड़िए के दिए जख्म पर एल्कोहल डालते हो। वही दूसरी तरफ किंग ज्यू बस उस हर्ब को निहारे जा रही थी। तुम्हें जख्म पर दारू और पट्टी करने में काफी दर्द होता है, फिर भी तुम कपड़े पहनकर किंग ज्यू के पास आकर बैठ जाते हो। एक ग्लास में पानी भरकर पीते हो और तुम एकदम सीरियस हो जाते हो और उससे पूछते हो, क्या गुजिंगबो और तुम मुझे मारने का ट्राई कर रहे हो? वह कंफ्यूज्ड दिखती है। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नाटक करना बंद करो, तुम तेज आवाज में कहते हो। आज का अटैक, वो भेड़ियों का झुंड क्लियरली एक स्पेशल ड्रग से अट्रैक्ट हुआ था। मैंने बहुत टाइम पहले ही इसे नोटिस कर लिया था, इसलिए मैंने कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं लिया। और तुम्हारे उस अच्छे अंकल के अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो मुझसे इतनी नफरत करता हो। किंगजू कुछ सोचती है और फिर खुद को डिफेंड करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं आपको क्यों बताती? आखिर वो मेरे अंकल हैं। तुम पूछते हो, तो फिर मेरी मौत से तुम्हारा क्या फायदा होगा? वह पहले असहज हो जाती है, उस हर्ब को देखती है और एक लंबी सांस छोड़कर खुद को शांत करती है। फिर सच बोलना शुरू करती है, ब्लैक टाइगर गैंग। ये बोलकर वो रुकती है तो तुम उत्सुकता से उसे जारी रखने के लिए कहते हो। कुछ दिन पहले मैंने अपने अंकल को उनकी स्टडी में फोन पर बात करते हुए सुना था। उन्होंने ब्लैक टाइगर गैंग के वाइस लीडर पॉइजन फैंग को कांटेक्ट किया था और मौका देखकर आपसे शहर के बाहर निपटने का बोला था। तुम पूछते हो, प्राइस क्या है? मैंने सुना है 3 मिलियन, और सिर्फ एक असेसिन नहीं, बल्कि कम से कम 2 एक्सपीरियंस्ड वेटरन योद्धाओं के लिए। तुम मुस्कुराते हो, मेरी लाइफ के लिए 3 मिलियन? तुम्हारे अंकल सच में बहुत अच्छे हैं। किंग जू कंटिन्यू करती है, उन्होंने ये भी कहा कि एक खैराती ब्रांच का कमीना मेरे बेटे के साथ प्रतियोगिता करने के लायक नहीं है। वह ऐड करती है, उसे तुम एक वो हिचकिचाती है, तो तुम उसकी बात पूरी करते हो कि उसे एक कुत्ते की तरह मार दो। किंग जू फिक्र में तुमसे बोलती है, ब्लैक टाइगर गैंग बहुत बेरहम है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप उनकी कैद में ना आएं, वरना आप बहुत बुरी मौत मरेंगे। तुम ये सुनते हो और ठीक है बोलकर खिड़की की तरफ मुड़ते हो और बोलने लगते हो, तो उन्होंने 2 वेटरन योद्धाओं को पीछे लगाया है। तुम एकदम बेफिक्र होकर कहते हो, यानी वो मेरे को काफी ऊपर समझते हैं। किंग जू नर्वसनेस के साथ पूछती है, तो अब आपका क्या करने का प्लान है? ब्लैक टाइगर गैंग का पॉइजन फैंग बहुत स्ट्रांग है और वह एक हाफ स्टेप मार्शल आर्ट्स मास्टर है। तुम बोलते हो, हमें क्या करना चाहिए? उन्हें शहर के बाहर छुपकर अटैक करना बहुत पसंद है ना? तुम एक विकेट स्माइल देते हो और कहते हो, तो फिर मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगा। क्या आप भागने वाले नहीं हैं? वो एकदम डिसबिलीफ में पूछती है, भागना मेरा स्टाइल नहीं है। तुम स्माइल करते हुए जवाब देते हो, तुम एक शॉप में जाते हो
जहां लोग इनाम के लिए अलग अलग क्वेस्ट्स को पूरा करते हैं। तुम भी एक क्वेस्ट चुनते हो। वहां स्क्रीन पर क्वेस्ट की लेवल और लोकेशन के हिसाब से बहुत सारे क्वेस्ट होते हैं। तुम रिसेप्शन की ओर बरसते हो और रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर करते हो, ये मिशन लो। वो सारी डिटेल्स वेरीफाई करके वो तुम्हें एक कार्ड देती है और तुम वहां से चले जाते हो। पर वहीं तुम्हें चुपके से हाथ में चाकू लिए एक बाउंटी हंटर देखता है और किसी को कॉल लगाकर बोलता है, मछली ने चारा खा लिया है, डेस्टिनेशन ब्लैकविंड वैली। तुम क्वेस्ट पूरा करने बीहड़ में आते हो, जहां दूर दूर तक उजाड़ जमीन और पहाड़ थे। तुम एक हर्ब की तरफ जाते हो और उठाने लगते हो। तुम स्माइल करते हुए खुद को शाबाशी देते हो। एक्टिंग बुरी नहीं थी, राइट? ऑस्कर वालों को मुझे एक छोटा गोल्ड मेडल देना चाहिए। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तुम्हें दूर से देखते हैं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हें पहले से ही उनके बारे में पता है। उनमें से एक फुसफुसाता है, यह बच्चा सच में बिल्कुल गधा है। इतनी देर से इसको फॉलो किया जा रहा है और उसने नोटिस भी नहीं किया। तभी दूसरा वार्न करता है, केयरलेस मत बनो। बॉस पॉइजन फैंग ने कहा था कि यह बच्चा थोड़ा अजीब है। उसके गॉड माउथ में एंटर करने का वेट करो, क्योंकि वो एक डेड एंड है। उसके बाद ये भाग नहीं पाएगा। तुम जैसे ही उनकी गॉड माउथ में घुसते हो, वे लंबी छलांग लगाकर कूदते हैं और तुम्हें घेर लेते हैं। बच्चे, किसी ने तुम्हारी जान के लिए पेमेंट किया है। बस ओबीडियंटली अपनी मौत एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें कम तकलीफ होगी। तुम एकदम कामनेस, शांतचित्ता के साथ उठते हो और उनको कोई भी इंपॉर्टेंस दिए बिना ही बोलते हो। तुम दोनों को गुजिंगबो से लगता है पैसे कम मिले हैं। उनमें से चेहरे पे निशान वाला गुंडा चौंक कर पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता है? तभी दूसरा मास्क वाला गुंडा उसे टोकता है, इसके साथ समय खराब मत करो, बस अब फाइट करो। ये बोलकर वो जैसे ही तुम्हारे ऊपर अटैक करने आता है, तुम तुरंत उसे डोज कर लेते हो और एक बड़े पत्थर को जोर से किक करते हो, जो कि पहाड़ की तरफ जाकर एक चट्टान को लगता है। उस चट्टान के फूटते ही मास्क वाले के नीचे एक लावा का ब्लास्ट होता है, जिसमें चेहरे पे निशान वाला गिर जाता है और वो मास्क वाला गुंडा जाकर पहाड़ से टकरा जाता है। ये देख दूसरे गुंडे को रियलाइज हो जाता है कि ये उनका नहीं, तुम्हारा प्लान है। वो घबराकर बोलता है, तुमने ट्रैप सेट किया था। तुम एक्सेप्ट करते हो और उसकी तरफ अटैक करने के लिए एक जोरदार स्पीड से चार्ज करते हो। वो तुमसे बच नहीं पाता और ना अटैक कर पाता है। तुम पहले किलर को बहुत ही ब्रूटल एफिशिएंसी के साथ गिरा देते हो। उसे अपनी बहुत बड़ी मिस्टेक का रियलाइजेशन होता है। तुम भी एक सीनियर मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हें पता चल गया, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है। तुम एकदम कोल्डनेस के साथ रिप्लाई करते हो और उसे मार देते हो। ये मार्शल आर्ट्स एग्जाम फाइनल्स का दिन है। पूरा हाल स्टूडेंट्स से भरा हुआ है। बीच में एक स्कोर डिटेक्ट करने वाली मशीन है। कोच अनाउंस करते हैं, अगला गुयुनलोंग। सभी स्टूडेंट्स चीयर करते हैं और वो जैसे ही मशीन पर हाथ रखता है, मशीन स्कोर बताती है 115। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। कोच अनाउंस करते हैं, नया न्यू मार्शल आर्टिस्ट। गु फैमिली सच में टैलेंट से भरी है। अगली गु किंग ज्यू। वो जैसे ही मशीन पर हाथ रखती है, स्कोर आता है और कोच अनाउंस करते हैं 102। डुअल मार्शल आर्टिस्ट्स। यांग गु जिंगबो को कांग्रेचुलेट करता है। गु फैमिली को कांग्रेचुलेशंस, उन्होंने आज सच में अपना नाम बना लिया है। ब्रदर यांग, आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं, गु जिंगबो प्राउडली रिप्लाई करते हैं। मेरा बेटा बस लकी था। अनाउंसर तुम्हारा नाम पुकारता है, नेक्स्ट गु युनहाओ। क्राउड तुम्हारा मजाक उड़ाने लगता है और हॉल में हंसी की आवाज गूंजती है। देखो, इस ट्रैश को देखो, दावा करता हूं ये 50 भी नहीं ला पाएगा। लीजियो बोलती है, ब्रदर लॉन्ग, इस कंगाल के पहनावे को देखो, इसकी सच में यहां आने की हिम्मत हो गई। ये सुनकर वहां मौजूद सभी हंसकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम सबको इग्नोर करते हुए टेस्टिंग मशीन के पास जाते हो और अपना हाथ उसके ऊपर रख देते हो। मशीन में कोई चेंज नहीं आता। तभी यूनलोंग तुम्हारा मजाक बनाता है, तुमने तो मशीन को भी आलसी बना दिया। मशीन में रीडिंग बढ़ने लगती है। 1000 तक रीडिंग पहुंचने के बाद मशीन रुक जाती है और मशीन बुरी तरह ग्लिच करने लगती है। एक ब्लास्ट के साथ वो तहस नहस हो जाती है। वहां हर कोई ये देख के विश्वास नहीं कर पा रहा था। कोच भी ये देखकर भौचक्के रह गए। यूनलोंग भी गुस्से से भर जाता है। ये चीटिंग है, ये नहीं हो सकता, इसने पक्का चीटिंग की है। ज्यूअर बोलती है, इसने मशीन तोड़ दी।
एक ट्रैश के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? सभी डाउट में थे। तभी कोच दूसरी मशीन मांगता है। लगता है टेम्परिंग हुई है। बैकअप मशीन पर स्विच करो, रीटेस्ट करो, फिर से रीटेस्ट करो। तुम्हारे मशीन पर हाथ रखते ही सिस्टम बोलता है, डिटेक्टेड, होस्ट का क्यूआई और ब्लड नॉर्मल है और कंडीशंस को मीट कर रहा है। टेम्परिंग की वजह से मशीन अब 1000 पॉइंट्स स्किप करेगी। तुम ये सुनकर रुआं से हो जाते हो। मन में सोचते हो, डैम सिस्टम, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। ये क्या मजाक है? मशीन रीडिंग देती है 58। ये देख यूनलोंग और सारा क्राउड जोर से हंसने लगते हैं। तुम फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हो, रीटेस्ट। यूनलोंग तुम्हें जवाब देता है, कैसा रीटेस्ट? दिखावा करने के चक्कर में मशीन तोड़ दी है ना? नालायक तो नालायक ही रहेगा। तुमने गू परिवार की नाक कटा दी। कितनी शर्म की बात है। मुझे पहले ही पता था, इसके जैसे कचरे से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये गु परिवार का वो हिस्सा है जो जैसा सोचा था वैसा ही बेकार निकला। ये सब सुनकर तुम मायूस हो जाते हो और वहां से चले जाते हो। आगे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होता है। तुम शांति से बैठे सब देख रहे होते हो। एंकर अनाउंस करता है, प्लीज स्वागत करें कंटेस्टेंट नंबर 32 गु युनहाओ और उनके खिलाफ कंटेस्टेंट नंबर 68 वांग मेंग का। प्रतियोगी गु युनहाओ रिंग में आए। चारों तरफ शोर था, पर तुम आंख बंद कर चुपचाप बैठे थे। ये देख एंकर असहज हो जाता है और फिर रिपीट करता है, प्रतियोगी गु युनहाओ, कृपया तुरंत रिंग में आए। तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ये देख वो जोर देकर बोलता है, तीसरे मैच का ये दौर शुरू करें। इतने में तुम उठते हो, हाथ उठाकर कहते हो, मैं हार मानता हूं। एंकर और बाकी सभी शॉक हो जाते हैं। तभी एक लड़का चिल्लाता है, कायर, जैसा कि उम्मीद थी, ये धोखा देने वाला नालायक है। तभी एक लड़की बोलती है, जरूरतमंद लोगों का कोटा खराब मत करो और यहां से निकल जाओ। तुम फिर चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते हो, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक करके सब फाइट करते हैं। यूनलोंग और किंग ज्यू बहुत आराम से सबको हराते हैं और फाइनल यूनलोंग जीत जाता है। एंकर अनाउंस करता है, आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। आज का चैंपियन है यूनलोंग। मेडल अवार्ड होने के बाद माइक यूनलोंग को दिया जाता है। वो तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराता है और शुरू करता है, मैं इस खिताब का पूरी तरह से हकदार हूं, वरना कुछ लोगों की तो रिंग में उतरने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऐसे चूहे सिर्फ नाली में छिपने के लायक हैं। तो तुम जिंदगी भर रोशनी से दूर नाली में ही रहना। सभी जोरों से उसे चीयर करते हैं। फिर एंकर अनाउंस करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गु युनलोंग, और इसी के साथ मार्शल आर्ट्स का यह कंपटीशन खत्म होता है। तभी तुम्हारी आवाज सबको चौंका देती है, अभी रुको। ये कहकर तुम अपनी सीट से उठकर रिंग में आ जाते हो और बोलते हो, आर्टिकल 3 फाइनल रेगुलेशन ऑफ मार्शल आर्ट्स एग्जाम के अनुसार फाइनल रैंकिंग डिसाइड होने से पहले हर कंटेस्टेंट को एक मौका मिलता है किसी और कंटेस्टेंट को चैलेंज करने का। तुम गु युनलॉन की तरफ देखते हो और बोलते हो, मैं गु युनहाओ, जो करंटली लास्ट रैंक पर है, फॉर्मली इस राउंड के टॉप कैंडिडेट गु युनलॉन्ग को चैलेंज करता हूं। क्राउड एकदम साइलेंट हो जाता है। सब ये सुनकर सन्न रह जाते हैं। फिर गु युनलॉन्ग जोर से हंसने लगता है, हा हा हा, तुम, एक ट्रैश जिसके पास सिर्फ 58 क्यूआई और ब्लड है, तुमने फाइनली मौत को बुलाने की हिम्मत जुटा ही ली। एंकर तुम्हें वार्न करता है, स्टूडेंट, एक चैलेंज के लिए म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत होती है। तुम उसकी बात पूरी करते हुए बोलते हो, और रूल्स लाइफ या डेथ को अलाउ करते हैं। क्या तुम एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो? यूनालोंग ये सुन के गुस्से से भर जाता है। फिर एक मुस्कान के साथ बोलता है, फाइन, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। आज मैं तुम्हें पूरे सिटी के सामने पीट पीट कर कचूमर निकाल दूंगा। सबकी निगाहें हेड सर पर होती हैं। वो अनाउंस करते हैं, चैलेंज स्वीकार किया गया। लाइफ या डेथ अब किस्मत के हाथ में है। लाइफ और डेथ एरिना के लिए प्रिपेयर करो। तुम एरिना में जाते हो। यूनलोंग तुम्हारा मजाक उड़ाता है। गु युनहाओ, मौत का सामना करते हुए भी तुम अभी भी हवा में उड़ रहे हो। आज मैं गु परिवार की अल्टीमेट टेक्निक माउंटेन क्रशिंग पाम का यूज करूंगा, तुम्हें दिखाने के लिए कि असहाय होना क्या होता है। वो एनर्जी सर्च करता है। उसकी पावर देख सब चौंक जाते हैं और तुम सोचते हो, अभी जो क्यूआई और ब्लड बॉडी रिफाइनमेंट सीखा है उसका पावर ट्राई करो।
और अपना वाइट ऑनरा अनलीश करते हो। क्राउड एकदम शॉक में देखता है जब तुम्हारे चारों तरफ वाइट स्मोक छा जाता है। होली क्रैप, ये स्मोक, ये स्मोक, ये वही है। एक स्टूडेंट चीखता है। पूरा हाल चीयरिंग की आवाज़ों से गूंज उठता है। फोरम का वो पीक वॉरियर, वो जीनियस जिसने वॉरियर रैंक्स के टॉप को भी पार किया था, ये वही है क्या? वो वॉरियर यही है? वो ट्रैश जिसके पास सिर्फ 58 क्यूआई और ब्लड है, वो सच में फोरम का वो मिस्टीरियस जीनियस है क्या? वो गली वाला वॉरियर यही है? युनलोंग तुम पर एक डेवास्टेटिंग फोर्स के साथ अटैक करता है जो तुम्हें कुछ खास फील भी नहीं होता। फिर तुम अपनी टेक्निक से उसके हाथ को पकड़कर दबा देते हो और उसके हाथ में कट लग जाता है और खून बहने लगता है। ओह नहीं, मेरा हाथ, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। युनलोंग दर्द से चीखता है। तुम्हारी हड्डियां मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर हैं। तुम एकदम कोल्डनेस के साथ रिप्लाई करते हो और ये कहकर तुम एक इलेक्ट्रिफाइड पंच से उसके चेहरे पर अटैक करते हो। वो उड़ता हुआ रिंग में गिर पड़ता है और वहीं ढेर हो जाता है। उसके शरीर का बहुत सारा खून वहीं बह जाता है। क्राउड तुम्हें अचंभे से देख रहा होता है और ज्यूअर सन्न होकर तुम्हें देखती है और घबराकर चिल्लाती है, ये वही है। फेकाई को मारने का रिजल्ट सेम पनिशमेंट है। ये सुनकर अंकल यांग और तुम्हारे चाचा गु जिंगबो गुस्से से लाल हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, तुम छोटे जानवर, मेरे बेटे की जान वापस करो। वह दोनों एक साथ एरिना की तरफ चार्ज करते हैं। दो एलीट योद्धा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्राउड पैनिक करता है। दो एलीट योद्धा, तो ये बात है। इससे पहले कि वो दोनों तुम तक पहुंच पाते, कैप्टन जीजिंग उन्हें ब्लॉक करने के लिए बीच में आते हैं और सोचते हैं, ये बहुत बुरा है। तो ये बात है। उस मास्क के पीछे छिपा लिटिल जीनियस, असल में इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जानना जरूरी है। जीजिंग, तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? यांग गैंग गुर्राते हैं। ये मार्शल आर्ट्स एग्जाम वेन्यू है। तुम्हारी इतनी लापरवाही से एक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? जीजिंग रिप्लाई करते हैं। ये सुन के भी वो नहीं रुकते और तुम्हारी तरफ अटैक करने को दौड़ते हैं, लेकिन जीजिंग की तलवार के आगे उनकी पावर भी कम थी। उन्हें रोककर जीजिंग चिल्लाते हैं, ये वेस्ट गेट ब्रिगेड की दाओचेंग डिफेंस आर्मी है, तुम्हें अभी रुकने का आदेश देती है। यांग गैंग परेशान होकर तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। क्या तुम एक मर्डरर को प्रोटेक्ट कर रहे हो? इसने मेरे इकलौते बेटे को मारा है। ब्लड का कर्ज ब्लड से ही चुकाना होगा। ये बोलकर तुम्हारे चाचा भी तुम्हारी तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं। जी जिंग हल्का सा हंसते हैं और बोलते हैं, एरिना पर लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। गुयुनलोंग की स्किल्स इंफीरियर थीं, इसलिए उसकी मौत बेकार गई। और जहां तक यांग फेलोंग ब्रदर्स की बात है, वो सिटी के बाहर रॉबरी करते हुए अपने ही शिकार के हाथों मारे गए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी यांग फैमिली के संस्कारों में कमी है। तुम जो बोते हो वही काटते हो, तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। जी जिंग क्राउड की तरफ मुड़ते हैं और तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी अनाउंस करते हैं। जेंटलमैन, आपके सामने खड़ा ये गु युनहाओ न सिर्फ इस मार्शल आर्ट्स एग्जाम का टॉप स्कोरर है, बल्कि ये वही एलीट मास्टर है जिसने कुछ टाइम पहले फोरम्स पर एक सिटी वाइड सेंसेशन क्रिएट किया था। वो वॉरियर जिसने अकेले ही एक सेकेंड टियर डीमन वुल्फ को मारा था, और वो हीरो जिसने अकेले ही यांग फैमिली के रॉबरी स्क्वाड से फाइट करके लोगों को एक आतंक से छुटकारा दिलाया था। क्राउड एकदम से हैरान होकर देखता है। वाह, वो एली जीनियस और 5 मिलियन बाउंटी वाला मास्क्ड मैन एक ही इंसान है। कोई डाउट नहीं कि वो इतना फियर्स है। हम सबने उसके साथ गलत ट्रीट किया। जी जिंग तुम्हारी तरफ मुड़ते हैं। गु युनहाओ, वेस्ट गेट के कैप्टन के तौर पर मैं फॉर्मली तुम्हें सिटी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूं। तुम्हारा पोटेंशियल पारिवारिक झगड़ों में दबकर नहीं रह जाना चाहिए। यांग गैंग तुम पर ताना मारते हैं। तुम्हें लगता है कि सिटी डिफेंस फोर्स का प्रोटेक्शन मिलना ही काफी है। यांग फैमिली के एल्डर्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम उसे इग्नोर करते हो और स्माइल करते हो। हेलो, मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। यह सुनकर तुम्हारे चाचा और यांग गैंग दोनों वहां से चले जाते हैं। एक एकांत मोनेस्ट्री में 3 साधकों को दिखाया जाता है, जहां मुख्य साधक ध्यान से जागता है और कहता है, अब एकांतवास से बाहर आने का टाइम आ गया है। सीन एक मिलिट्री एरिया में शिफ्ट होता है। अटेंशन! इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है,
7th सिटी डिफेंस फोर्स में आपका वेलकम है। यहाँ सिर्फ स्ट्रांग लोग ही सरवाइव करते हैं, वीक लोग बस जान गंवाते हैं। तभी वहां मास्टर झांग अपने कमांडोज के साथ आता है और बोलता है, ओल्ड ली, मैं आज की ट्रेनिंग पर तुम्हें कुछ गाइडेंस दूंगा। ऑफिसर देखता है और सर झुकाकर जवाब देता है, हाँ, यंग मास्टर झांग, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यंग मास्टर झांग त्यानहाओ, जो डेप्यूटी कमांडर का बेटा है, आगे बढ़ता है और बड़ी बेकदरी से मैदान में बॉटल को लात मारकर गिरा देता है और तुम्हारी तरफ आकर मजाक उड़ाता है। ये वो प्रेशियस डार्लिंग है जिसे कैप्टन जी पर्सनली वापस लाए हैं। लगता ये रिक्रूट कैंप में एक पंचिंग बैग का अच्छा काम करेगा। सब फुसफुसाते हैं। वो इंसान गुयुनहाओ जैसा दिखता है, वो रूथलेस इंसान जिसने मार्शल आर्ट्स एग्जाम के दौरान एक पंच में सिर चकनाचूर कर दिया था। मैंने सुना है कि उसे कैप्टन जी जिंग ने पर्सनली रिक्रूट किया था, लेकिन लगता है अभी यह फाइनलाइज नहीं हुआ है। सबकी फुसफुसाहट के बीच झांग त्यानहाओ तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, बच्चे, ये मत सोचो कि तुम सिटी डिफेंस आर्मी में मनमानी कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि जी जिंग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ मेरा सरनेम झांग है। मेरे पिता डेप्यूटी कमांडर झांग तेशान हैं। वेस्ट गेट से साउथ गेट तक की आधी आर्मी उनकी बात मानती है। यांग फैमिली को उम्मीद है कि मैं तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखूंगा। तुम उसे एकदम अनइम्प्रेस्ड होकर घूरते हो। तुम बहुत ज्यादा नॉनसेंस बकते हो। वह चिल्लाता है, घुटनों के बल बैठ जाओ। रिक्रूट्स, मेरे शूज लिक करो। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सिटी डिफेंस आर्मी में बॉस कौन है। कैप्टन भी मुट्ठी भींचकर चुपचाप उसकी हरकत देख रहे होते हैं और बीच में नहीं आ पाते। तभी अनाउंसमेंट होता है, सभी रिक्रूट्स इमीडिएटली फिजिकल फिटनेस टेस्ट फील्ड की तरफ बढ़ें और 30 सेकंड के अंदर असेंबल हो जाए। यह सुनकर झांग तुम्हारी कॉलर छोड़ देता है। टेस्ट फील्ड पर मैं ये पक्का ध्यान रखूंगा कि तुम रेंगने लायक भी ना रहो। वो वहां से अपने साथियों के साथ जाने लगता है। उसे जाता देख तुम अपनी कॉलर सही करते। अच्छा, उसके पिता डेप्यूटी कमांडर झांग तेशान, वेरी गुड। सिटी डिफेंस आर्मी का ये गेम मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजेदार लगता है। जी जिंग भी एक दूरबीन से तुम पर नजर रख रहे होते हैं। तुम्हें देखकर वो कहते हैं, झांग त्यानहाओ, क्या इस बच्चे ने अभी तक लेसन नहीं सीखा है। फिर एक कॉर्डलेस पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसकी फाइल चेक करो और आज के गुयुनहाओ के टेस्ट रिजल्ट्स देखो। साथ ही स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन का अपॉइंटमेंट लेटर एडवांस में तैयार कर लो। उनका एड पूछता है, कैप्टन, आप क्या प्लान कर रहे हैं। जी जिंग मुस्कुराते हैं, इस बच्चे की स्ट्रेंथ रिक्रूट कैंप से कहीं ज्यादा है। टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी रिक्रूट्स ट्रेनिंग हॉल में खड़े होते हैं। कैप्टन ओल्ड ली अनाउंस करते हैं, फर्स्ट आइटम, 10 किलोग्राम वेटेड ऑब्स्टेकल कोर्स। टाइमिंग स्टार्ट करो। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और सभी रिक्रूट्स ट्रेनिंग में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सब अपने अपने एफर्ट्स लगाकर बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वही ऊपर कॉरिडोर में, जहां अपने कमांडोज के साथ खड़ा एक हाथ में वाइन लिए सब देख रहा होता है और मजाक उड़ाता है, उन यूजलेस लोगों को देखो, वे रेंग भी नहीं पा रहे हैं। सभी कमांडो उसके साथ ठहाका लगाकर हंसते हैं। उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ती है और वो बोलता है, हे वहां खड़े हीरो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा वेट कम कर दूं? वरना अगर तुम फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने में भी बहुत शर्म आएगी। तुम उसकी बात का बिना कुछ रिएक्शन दिए बस आगे आते हो और अपना भारी बैग उठाते हो, भागने की पोजीशन में आते हो और कैप्टन की सीटी बजाते ही तुम भागना शुरू कर देते हो और लाइटनिंग स्पीड में मूव करते हो। हर ऑब्स्टकल को तुम आसानी से अपेयर करते हुए आगे बढ़ते जाते हो। तुम्हें देखकर लगता है मानो तुमने इसी काम की कई सालों की ट्रेनिंग ली है। वहां मौजूद दूसरे रिक्रूट्स का क्राउड भी तुम्हें बड़ी हैरानी से देखता है। होली क्रैप, वो स्पीड! क्या उसने बैग बिना किसी वजन के तो नहीं पहना है? अरे, वह तो हेलीकॉप्टर से भी तेज भाग रहा है। कैप्टन ली की नजर सिर्फ स्टॉप वॉच पर टिकी हुई थी। तुम मात्र 19 सेकंड में एंड पॉइंट पर पहुंच गए। सब हैरानी से देखते हैं। कैप्टन तुरंत स्टॉप वॉच रखकर पुराने रिकॉर्ड देखते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं, ओह, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड 23 सेकंड का है। ये तो रिकॉर्ड टूट गया। एक रिकॉर्ड टूट गया। ये देखकर ऊपर खड़ा झांग भी अविश्वास के साथ चौंकता है और बोलता है,
इम्पॉसिबल, उसने अभी हाल ही में तो इसको भर्ती किया है। जीजिंग तुम्हें दूर से देखकर बहुत खुश होते हैं। वेरी गुड, ये कहकर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर दो कि कल से स्पेशल फोर्सेस कैप्टन का ऑफिस ऑपरेशनल हो जाएगा। तुम ट्रेनिंग से फ्री होकर अपना बैग वापस रखते हो और जाने से पहले झांग की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ देखते। तुम्हें देखकर झांग गुस्से से भर जाता है और चिल्लाता है, गु युनहाओ, सिटी डिफेंस आर्मी में मेरे थंडर रिकॉर्ड को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो अपने कमांडो को ऑर्डर करता है। वो चिल्लाता है, टैड को नोटिफाई करो, उन्हें बताओ कि इस लड़के को सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगले दिन तुम ऑफिशियली प्रमोट हो जाते हो और सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाते हो। मिस्टर वू, स्पेशल फोर्सेस कैप्टन का ऑफिस रेडी है। ये रहा आपका एक्सेस कार्ड और सीक्रेट रूम की चाबी। कैप्टन जी ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया है कि स्पेशल फोर्सेस वो एलीट यूनिट्स हैं जो सीधे सिटी डिफेंस कमांड के अंडर आती हैं। वो डेप्यूटी कमांड के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती हैं। तुम सोचते हो, अच्छा तो डेप्यूटी कमांडर के अंडर में नहीं आते हैं। यहाँ अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से सोच समझकर प्लान किए हुए हैं। तुमने अभी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की ही थी कि वहाँ झांग आ जाता। वो तुम्हें देखकर गुस्से में पूछता है, पर्सनल डिपार्टमेंट को स्पेशल फोर्सेस कैप्टन का ऑफिस इसे देने की क्या ज़रूरत थी? ये तो अभी हाल ही में भर्ती हुआ नया लड़का है और इसने अभी तक अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की है। ऑफिसर रिप्लाई करता है, यंग मास्टर झांग, ये कैप्टन जी का ऑर्डर है। झांग उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछता है, जी जिंग, वो होता कौन है? आधी सिटी डिफेंस फोर्स मेरे डैड के कमांड में आते हैं। उसे छोड़कर वो तुम्हारी ओर आता है और बोलता है, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि जी जिंग ने तुम्हें बस एक ऑफिस दे दिया तो सब सही हो जाएगा? सिटी डिफेंस फोर्स को मिशन एलोकेट करना तो डेप्यूटी कमांडर के हाथ में है। तुम्हारे जैसा यूजलेस कैप्टन सिर्फ मरने के लिए सबसे वर्स्ट मिशंस ही ले सकता है। तुम उसे एकदम शांति से देखते हो और बोलते हो, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? क्या बोला? तुम्हारी बात खत्म हो गई और तो दफा हो जाओ। ये बोलकर तुम भी ऑफिस में जाने लगते हो। तुम्हारा वो जाता हुआ देखता है और तुम्हारे बर्ताव से वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। पर अभी मुट्ठी भींचने के देखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। ऑफिसर रिपोर्ट करता है, डेप्यूटी कमांडर, कैप्टन जी के सजेशन के बेसिस पर स्पेशल फोर्सेस के पहले कैप्टन गु युनहाओ को एक्सपीरियंस गेन करने के लिए रेगुलर पेट्रोल मिशन से स्टार्ट करना चाहिए। डेप्यूटी कमांडर जांग तेशान उसे ऑर्डर करते हैं, गुड, उसके लिए ब्लैक विंड वैली के आउटस्कर्ट्स में पेट्रोलिंग अरेंज करो। उनका ऑफिसर हैरान था। डेप्यूटी कमांडर, ब्लैक विंड वैली का आउटर एरिया एक एस लेवल डेंजर जोन है। वहाँ भारी मात्रा में टियर 3 के म्यूटेटेड बीस्ट्स एक्टिव रहते हैं। रेगुलर पेट्रोल्स रेयरली ही वहाँ जाते हैं। तेशान ताना मारते हैं, स्पेशल फोर्सेस एलीट यूनिट्स होती हैं, है ना? अगर तुम ब्लैक विंड वैली का आउटर एरिया भी हैंडल नहीं कर सकते तो ये कैप्टन एक कमांडर बनने के लिए सूटेबल नहीं है। तुम मेरे साथ सुपरवाइज करने चलो और देखते हैं कि यह यूजलेस कैप्टन सच में कितने पानी में है। वहाँ यंग झांग ये सब सुन लेता है। तुम मिशन पर निकलते हो। तुम्हारे नए स्क्वाडमेट्स बहुत एक्साइटेड हैं। कैप्टन, फाइनली हम एक मिशन पर आपके साथ जा सकते हैं। झांग त्यानाहाओ और उसके एलीट गार्ड्स भी वहां पहुंचते हैं। कैप्टन वू, हम भी इस मिशन पर तुम्हें सुपरवाइज करने चल रहे हैं। ब्लैक विंड वैली का आउटर एरिया एक बहुत अच्छी जगह है। वहाँ का लीन मीट बहुत डिलीशियस होता है। हमें उम्मीद है कि आप जिंदा वापस आ सकेंगे ताकि हम भी उसे टेस्ट कर सकें। तुम जवाब देते हो, तुम लोग हमारे साथ रहते हुए कहीं मर मत जाना। यह सुनकर झांग बहुत जोरों से हंसता और बोलता है, मेरे पास 4 सीनियर मार्शल आर्ट्स पर्सनल गार्ड्स हैं और मुझे मिलाकर हम 5 हैं। तुम एक यूजलेस कैप्टन 2 ग्रीन हॉर्न्स के साथ हमें न मरने के लिए कहने की हिम्मत कर रहे हो? कैप्टन ली भी किसी को रिपोर्ट करता है, ब्लैक विंड वैली का आउटर एरिया से अब कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं लौट पा रहा है। तुम वहां पहुंचते हो। वो वहां डरावने आग उगलते पहाड़ों के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें वहां के डेंजर्स के लिए तुम्हें वार्न करता है। तुम बोलते हो, अच्छा, एस लेवल के बीस्ट। झांग तियशान के अरेंजमेंट्स सच में बहुत अच्छे हैं। यंग झांग तुम्हारा फिर से मजाक उड़ाता है, ओह कैप्टन गू, तुम कार से बाहर निकलकर और गहराई में क्यों नहीं जाते? ब्लैक विंड वैली की गहराई में बहुत अच्छी चीजें हैं।
तुम्हारा स्क्वाडमेट तुम्हें वार्न करता है, देखो कैप्टन, लगता है वहां कुछ है। तुम एकदम शांति से रिप्लाई करते हो, फाइट के लिए रेडी हो जाओ, रुको और प्लान के अकॉर्डिंग पहले आउटर एरिया को क्लियर करो। जैसा आप कहें। चलो कैप्टन। तुम और तुम्हारी स्क्वाड फिर अंदर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हो और यंग जांग अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, हम वेट करेंगे जब तक कि वो यूजलेस इंसान बीस्ट से घिर कर मरने वाला न हो जाए। फिर हम उसे रेस्क्यू करने का नाटक करेंगे और उसी भाग दौड़ में उसे फिनिश कर देंगे। फिर हम रिपोर्ट करेंगे कि मिशन के दौरान उस पर बीस्ट्स ने अटैक कर दिया था और अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई। तुम और तुम्हारी स्क्वाड जैसे ही अंदर जाते हो तो एक धमाके के साथ 3 थर्ड टियर के बीस्ट वहां पर आते हैं। पहला आयरन बैक राइनोसोरस, दूसरा गैदर्ड टीथ वुल्फ और तीसरा यूनिकॉर्न राइनोसोरस। तुम्हारी टीम बहुत घबरा जाती है और तुम्हारा टीममेट नर्वस होकर पूछता है, कैप्टन, हमें क्या करना चाहिए? तुम तुरंत चार्ज लेते हो। जाओ तेजू, तुम आयरन बैक राइनोसोरस को हैंडल करो, उसके नी जॉइंट पर अटैक करो। न्यू रिक्रूट भी, तुम यूनिकॉर्न राइनोसोरस को हैंडल करो, उसकी पॉइजन वाली टेल से बचकर रहना। कैप्टन, मैं इस वुल्फ को हैंडल करूंगा, जो बोला है वो करो। तियानहाओ उसके टीममेट्स के साथ दूर से ये सब स्माइल करते हुए देखता है। यंग मास्टर, उनके पास 3 टियर 3 म्यूटेटेड बीस्ट्स हैं, वो यूजलेस इंसान तो अब फिनिश हो गया। यंग झांग हंसते हुए बोलता है, बस अब उसके हेल्प की भीख मांगने का वेट करो। तुम लड़ने की पोजीशन में तैयार रहते हो और जैसे ही वुल्फ तुम्हारी तरफ अटैक करने आता है, तुम आगे की तरफ बढ़ते हो और एक खतरनाक पंच से उस मैसिव बीस्ट को हवा में उड़ा देते हो। वो वुल्फ उड़ता हुआ पीछे एक चट्टान से भिड़ जाता है और वहीं ढेर हो जाता है। तुम्हारे दोनों स्क्वाड के साथी भी दोनों राइनोसोरस को मार गिराते हैं। झांग ये देखकर एकदम भौचक्का रह जाता है। क्या उस यूजलेस इंसान ने रिफ्ट टूथ वुल्फ को पंच मारकर उड़ा दिया? यंग मास्टर हाय, उस बच्चे की फिस्ट टेक्निक थोड़ी थोड़ी एक एंशियंट फिस्ट टेक्निक जैसी लग रही है। यंग झांग चिल्लाता है, लॉस्ट एंशियंट फिस्ट टेक्निक, इम्पॉसिबल। तुम वहां एक एक करके सभी बीस्ट को मार गिराते हो, जिससे तुम्हारे पॉइंट्स भी काफी बढ़ते हैं। कैप्टन, आप आप एक सीनियर मार्शल आर्टिस्ट हैं, तुम इसे इग्नोर कर देते हो। चलो अब रास्ता क्लियर करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और तुम तीनों आगे बढ़ने लगते हो। वहीं यंग झांग और उसके साथी तुम्हें छुपकर जाते हुए देख रहे होते हैं। तियानहाओ के आदमी पैनिक करते हैं। देखिए यंग मास्टर, क्या हमें फिर से उसे रेस्क्यू करने जाना चाहिए? उन्हें फॉलो करो और देखो कि क्या कोई और चांस मिलता है। ब्लैक विंड वैली में एंटर मत करना। तियानहाओ अपना प्लान फेल होने पर फ्यूरियस होकर ऑर्डर देता है। तुम और तुम्हारी स्क्वाड अंदर जा ही रही होती है कि तभी अचानक से तुम्हारे ईयर डिवाइस में आवाज आती है, ब्लैक विंड वैली के अंदर बिल्कुल मत जाना। झाकतियानहाओ, डैम इट। यूनहाओ, तुम तुरंत वापस लौट जाओ। इतने में आवाज आना बंद हो जाती है और तुम हंसकर कहते हो, तो तुमने मेरा कम्युनिकेशन भी कट कर दिया। तुम और तुम्हारी स्क्वाड अंदर आती है तो तुम देखते हो कि लाशों के ढेर लगे होते हैं और ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। तभी सिस्टम वार्न करता है, मल्टीपल हाई थ्रेट एलिट दुश्मनों का ग्रुप है। सिग्नल बताते हैं कि वह होस्ट के पीछे हैं। तुम बोलते हो, फाइनली ये आ गया। जाओ तेजू, न्यू रिक्रूट बी को लो और लेफ्ट वाले उस बोल्डर के पीछे जाओ। नीचे लेट जाओ और बिल्कुल आवाज मत करना। कैप्टन, ऑन ऑर्डर एग्जीक्यूट करो। तुम कमांड देते हो। अब तुम वहां बीचों बीच अकेले खड़े होकर उनका इंतजार करते हो। यांग तियानहाओ के आदमी तुम्हारे ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। तुम उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हो। उनमें से एक के चाकू को तुम हाथ से पकड़कर रोकते हो और एक जोरदार पंच से वो उड़ता हुआ चट्टानों को तोड़ता हुआ जाता है। एक कमांडो घबराता है। डैम, तुम उसकी स्किन भी नहीं काट पा रहे हो। तुम उसे भी एक अटैक में ढेर कर देते हो। तभी बाकी के दो भी तुम्हारे ऊपर चाकू से अटैक करते हैं और तुम अपने हाथ से ही उन्हें रोक लेते हो और मजाक उड़ाते हो, तुम्हारे चाकू तो छिपकली के दांतों जितने भी हार्ड नहीं हैं, और ये बोलकर तुम उन्हें भी हरा देते हो। इसी के साथ सिस्टम बताता है कि तुमने पावर पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं। तुम उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखते हो। कैप्टन, क्या आप लोहे के बने हैं? तुम तियानहाओ को आवाज लगाते हो। यंग मास्टर झांग, तुमने उसके कम्युनिकेशंस भी कट कर दिए।
तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ डर्टी ट्रिक्स ज़रूर सिखाई हैं, लेकिन तुमने जो लोग सिलेक्ट किए हैं वो बहुत ज़्यादा टेरिबल हैं। तियानहाओ बात पलटने का ट्राई करता है। मुझ पर फॉल्स एक्यूसेशंस मत लगाओ, उन्होंने ये खुद किया है। तुम्हारी परमिशन के बिना वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। ये सुनकर वो डरकर सफ़ेद हो जाता है। अचानक ज़मीन हिलने लगती है और चट्टानें गिरने लगती हैं और एक बड़े बीस्ट की परछाई तुम्हारे पीछे दिखाई देने लगती है। तभी सिस्टम तुम्हें वार्निंग देता है, एक 4 टियर के म्यूटेंट बीस्ट अर्थ स्प्लिटिंग राइनोसोरस रेक्स डिटेक्ट हुआ है। होस्ट की करंट स्ट्रेंथ अभी लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है। सजेशन है कि अभी वापस लौटें। डैम, 4 टियर, हम सच में उन्हें नहीं हरा सकते। रिट्रीट। ये चिल्लाते हुए तुम वहां से भागने लगते हो और तुम्हारी स्क्वाड भी तुम्हें फॉलो करती है। बीस्ट जमीन में से एक ब्लास्ट के साथ निकलता है जिसमें तुम्हारा टीममेट और यंग झांग घायल हो जाते हैं। तुम अपने टीममेट को सेफ एरिया में पहुंचाते हो और उस बीस्ट से लड़ने लगते हो। तुम सिचुएशन असेस करते हो। गैप बहुत बड़ा है, डायरेक्ट लड़ने से तो काम नहीं चलेगा। हम सिर्फ इसको थोड़ी देर भटका जरूर सकते हैं। वो बीस्ट और ज्यादा एग्रेसिव होकर तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, जिससे तुम जाकर चट्टान से भिड़ जाते हो। तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह तुम्हारी तरफ अटैक करने ही वाला होता है कि तभी तुम्हारे रिक्रूट्स चिल्लाते हैं, कैप्टन भागिए, हमारी फिक्र मत कीजिए। तुम डांटते हो, शट अप। तभी एक आवाज आती है, ऑल फायर। वहां मिलिट्री पहुंच जाती है और उस बीस्ट पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात होती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जी जिंग बाकी फोर्स के साथ चार्ज करते हैं। मैजिक सप्रेशन, स्पेशल फोर्सेस के रिट्रीट को कवर करो। सभी मिलकर उस बीस्ट पर फायर करते हैं। तुम मौके का फायदा उठाकर अटैक करते हो। बीस्ट पर चार्ज करते हुए तुम बोलते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्टेड थे तब। ये बोलते हुए तुम उसके दांत तोड़ देते हो। वो बीस्ट दर्द से कराह उठता है और वापस जमीन में चला जाता है। जीजिंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, इसने सच में एक म्यूटेटेड बीस्ट के दांतों के 4 सेक्शन तोड़ दिए। ये बच्चा किस तरह का मॉन्स्टर है। तुम थक कर निढाल होने लगते हो कि जीजिंग आकर तुम्हें संभालते हैं और बोलते हैं, बच्चे, क्या तुम पागल हो? तुम मरना चाहते हो क्या? तुम कहते हो, मैं ठीक हूं, डोंट वरी। तब जाकर उन्हें शांति मिलती है। वापस हेडक्वार्टर्स में डेप्यूटी कमांडर झांग तेशान बेसब्री से तुम्हारा और बाकी फोर्स का इंतजार कर रहा होता है। तुम जैसे ही वापस आते हो वो जी जिंग पर इल्जाम लगाते हैं। जी जिंग, ये ब्लैक विंड वैली मिशन में तुमने अपनी पावर का मिसयूज किया है। तुम्हारा स्पेशल फोर्सेस कैप्टन बिना डेप्यूटी कमांडर के अप्रूवल के एस लेवल रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला गया, जिससे कई सोल्जर्स घायल हो गए। इसकी पनिशमेंट में उसे डिमोट करना होगा। जीजिंग पलटकर जवाब देते हैं, डेप्यूटी कमांडर झांग, आपने पर्सनली उसे ब्लैक विंड वैली भेजा था। अब जब कुछ हो गया है तो आप अभी भी उसे मेजर डिमेरिट देना चाहते हैं। तेशान बोलता है, मैंने सिर्फ एक रेगुलर पेट्रोल एरिया असाइन किया था और वह खुद ही अंदर गया है। रूल्स रूल्स होते हैं। तुम कैप्टन जी को बोलते हो, आप परेशान मत हो कैप्टन जी, मुझे इस नुकसान की कोई परवाह नहीं है। कैप्टन जी थैंक्सफुली तुम्हें बोलते हैं, ये मेरे ऊपर एक तुम्हारा कर्ज रहा, थैंक यू। तुम वहां से जाने लगते हो। ये देख डिप्टी कमांडर कॉर्डलेस से कॉल लगता है और बोलता, गैंग यांग, वो लड़का अभी भी जिंदा है, जो करना है जल्दी करो। तुम घर पहुंचते हो तो देखते हो कि गु किंग्सयू फिर से तुम्हारे दरवाजे के बाहर वेट कर रही है। फिर से यहां पूरी रात वेट करोगी, तुमने इतना कहा। और वो डर गई। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आपने देखा कैसे युनहाओ ने अपनी लॉस्ट एंशंट फिस्ट टेक्निक से टीयर 3 म्यूटेटेड बीस्ट के नंगे हाथों से दांत तोड़ दिए। झांग तियानहाओ की सारी चालाकियां और गंदे प्लान उसी पर भारी पड़ गए। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। हेडक्वार्टर्स में डेप्यूटी कमांडर झांग तियशान अब युनहाओ को फंसाने की साजिश रच रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, ये स्कूल ब्यूटी गु किंग्सयू आखिर आधी रात को फिर से युनहाओ के दरवाजे पर क्या कर रही है? क्या वो किसी नए खतरे का सिग्नल लेकर आई है, या फिर उसके सिस्टम ने उसे कोई नया और अजीब टास्क दे दिया है? आपको क्या लगता है, ब्लैक विंड वैली के इस एस लेवल एरिया में अगला कौन सा खौफनाक मॉन्स्टर युनहाओ का इंतजार कर रहा है? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको युनहाओ का ये ओपी एक्शन और एटीट्यूड पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि डेप्यूटी कमांडर झांग की साजिशों का युनहाओ कैसे जवाब देगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि पार्ट 4 का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगले पार्ट में सस्पेंस और एक्शन अपनी सारी हदें पार करने वाला है। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले और सबसे खतरनाक एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अलविदा।